एक लड़की नायक के बेहद करीब आती है। उसकी चाल, उसकी नज़र, सब कुछ उसे फंसाने के लिए काफ़ी है। उधर हमारा हीरो बिस्तर पर दबा पड़ा घबराता है। भाभियाँ, प पास मत आइए। लेकिन दूसरी महिला एक मोहक मुस्कान के साथ झुकती है। अब भाभी नहीं, हमें पत्नी कहोगे। दूसरी लड़की कहती है, पति देव, अब अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि आज तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगी। हीरो डरते डरते विरोध करता है, पर दोनों ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। और तभी वो अचानक चीखता है, मैं मूर्ख नहीं, मेरी यादें वापस आ गईं। दृश्य बदलता है। एक अंतिम संस्कार का हॉल। दीवारों पर लगी तस्वीरें। यही जोंगो, यही जांगवा, या सिंगबांग, यिंग, यिंगशिन और सिर्फ 26 साल की योलिंगिन। सभी की मृत्यु एक ही दिन। काले कपड़ों में लोग शोक मना रहे हैं। 3 सितारा जनरल निंगयू धीरे से कहता है, दुश्मन ने अपनी योजना बिना गलती पूरी की। परिवार प्रमुख या चांगफिंग जवाब देते हैं, किसी की गलती नहीं, हमारे लोग जानते थे जोखिम क्या है। लेकिन बुजुर्ग समझ जाते हैं, ये एक संयोग नहीं है, सभी को एक साथ निशाना बनाया गया था। वहीं कोने में हमारा नायक टूटकर रो पड़ता है। उसके हाथ से उसकी पेप्पा पे गिरती है और वो चीखता है, उसे मत छीनो। भागते हुए वह ठोकर खाता है, मुंह के बल गिरता है और उसके गर्दन का ये लॉकेट 2 हिस्सों में टूट जाता है। वो आंसू पोंछते हुए दादाजी से कहता है, दादाजी, मेरी पेग उठा देंगे?" दादाजी उसे उठाते हैं और परिवार प्रमुख धीमे से कहते हैं, अब इस परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पोता बचे हैं। फैन, तुम्हें शादी करके वंश आगे बढ़ाना होगा। बुजुर्ग गुस्से और दर्द में कहते हैं, यही परिवार की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। भीड़ में कोई फुसफुसाता है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन दूसरा याद दिलाता है, ये वही लड़का है जिसने 15 में ग्रैंड मास्टर स्तर पा लिया था। लेकिन 5 साल पहले एक हादसे ने उसकी शक्ति और उसकी यादें सब छीन ली। एक और आवाज गूंजती है, श्वान परिवार की लड़की इस मूर्ख से शादी क्यों करेगी? तभी उसका मामा युआन जंगू मुस्कुराता हुआ आगे आता है, हम रिश्ता तोड़ने आए हैं। दादाजी सदमे से गिरते गिरते बचते हैं। हीरो घबराकर उनकी ओर दौड़ता है, उफ, तुम दादाजी को दुख क्यों दे रही हो? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी? दादाजी कांपते स्वर में पूछते हैं, तुमने तो हादसे के बाद भी उसका साथ देने की कसम खाई थी। लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती। उसका मामा बोल पड़ता है, यही परिवार खत्म हो चुका है, एक बूढ़ा और एक मूर्ख, बस इतना ही बचा है। गुस्से में दादाजी गरजते हैं, अब समझ आया श्वान परिवार की असली औकात। लड़की आंसू रोकते हुए कहती है, माफ करना फैन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और तभी एक तेज आत्मविश्वासी महिला आवाज गूंजती है, अगर वो शादी नहीं करेगी तो हम करेंगे। सभी चौंक जाते हैं। अंदर कदम रखती हैं नायक की 2 भाभियां। पहली बोलती है, मैं हूं येई परिवार की सबसे बड़ी भाभी यू लिंगोंग। दूसरी, और मैं 7वीं भाभी सू ई एक शू। दोनों घोषणा करती हैं, येई परिवार की 7 भाभियों की ओर से हम फैन से विवाह करेंगे। वंश चलेगा, परंपरा नहीं टूटेगी। सभा सन्न हो जाती है। लोग फुसफुसाते हैं, ये देवी समान भाभियां, एक पागल लड़के से शादी। उधर हमारा हीरो दोनों के बीच दबा हुआ करहा रहा है। बहुत गर्मी लग रही है। अचानक उसका ये लॉकेट सुनहरी रोशनी बिखेरता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। 5 साल की मोहर टूट चुकी थी। उसकी शक्ति वापस लौट आई थी। उसे याद आता है, जिस दिन उस पर हमला हुआ था, उसी दिन उसके चाचा और भाई मारे गए थे। अब अंदर लौट चुकी आत्मा के साथ वो प्रतिज्ञा करता है, मैं बदला लूंगा, खून का बदला खून से। वापस वर्तमान में पूर्व मंगेतर का मामा हंसता है, ये लड़कियां जल्द ही विधवा बन जाएंगी। बड़ी भाभी पलटकर कहती है, यही परिवार का मामला है, तुम चुप रहो। नायक मनी मन सोचता है, अगर मैंने अभी अपनी शक्ति दिखा दी तो दुश्मन हमला कर देंगे। फिर उसे एक चाल सूझती है। वो भाभी को गले लगाते हुए कहता है, बड़ी भाभी, चलो खेलते हैं। यूलिंगोंग दादा की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहती है, मैं अभी भी आपकी बहू हूं, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। दादा असहाय होकर उसकी ओर देखते हैं। वो आगे कहती है, श्वान परिवार से संगाई अब खत्म। पूर्व मंगेतर डरते हुए सिर झुकाती है, माफ करना। हमारा नायक मन ही मन सोचता है कि वो उस इंसान के पीछे नहीं भागेगा जिसने उसे छोड़ दिया था। अब वो केवल अपनी परिवार की प्रतिष्ठा वापस लाने की कसम खाता है। वर्तमान में यू लिंग लॉन्ग मजाक में कहती है कि वे सब मिलकर छोटे फैन के साथ परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ाएंगी। उनके बीच फंसा नायक कुछ कहना चाहता है,
लेकिन लगता है कि लड़कियां अपने फैसले को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं और उसे भागने नहीं देंगी। दूर एक स्थान पर एक व्यक्ति बुजुर्ग जंग को सूचना देता है कि यान परिवार का अंतिम संस्कार बिना किसी समस्या के संपन्न हो गया। मंदिर के अंदर अधीनस्थ रिपोर्ट करता है कि सातों बहनें फैन से विवाह करने जा रही हैं। ये सुनकर बुजुर्ग कार्रवाई का आदेश देता है। वही दुष्ट गुरु 5 साल पहले की दुर्घटना से जुड़े उसी व्यक्ति को बुलाकर कहता है कि वो इस मामले को संभाले। वो सोचता है कि अगर लड़का मूर्ख बना रहे तो उसे जीवित रहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो कुछ संदिग्ध करे उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। हाथ में पकड़ी माला को वो इतनी जोर से दबाता है कि एक मन का टूट जाता है। उधर रस्मों के बाद नायक के दादा सबका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि अब सब लोग घर लौट जाएं, लेकिन लिंगलोंग कहती है कि वे यान से विवाह करके परिवार का वंश आगे बढ़ाना चाहती हैं। दादा दुखी होकर पूछते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। युवती बताती है कि ये निर्णय अंतिम है। सातों बहनें बारी बारी से एक एक महीने तक उसका साथ देंगी। वो आगे कहती है कि उन्हें परिवार के लिए वंशज छोड़ने होंगे ताकि यान परिवार का बदला पूरा हो सके। ये सुनकर यान स्तब्ध रह जाता है। क्या वे उसे सिर्फ वंश आगे बढ़ाने का साधन समझ रही हैं? अचानक सबसे बड़ी बहन उसके शरीर में आई हल्की ऊर्जा तरंग को महसूस कर लेती है और उससे सवाल करती है। बात छुपाने के लिए नायक बच्चा बनने का नाटक करता है और बदला लेने की बातें करके अजीब सी आवाजें निकालता है। लड़की उसके गाल खींचकर उसे डांटती है और याद दिलाती है कि वो कभी एक प्रतिभाशाली युवक था और फिर से बन सकता है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि सातों सवित्र कन्याएं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ रहेंगी। लेकिन यान गंभीर होकर चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने कभी उसे निराश किया तो वो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लेगा। वो समझता है कि समाज की परवाह किए बिना उससे विवाह करने के लिए बहुत साहस चाहिए था। युवती रोने लगती है और उससे विनती करती है कि वो खुद को संभाले ताकि परिवार को बचा सके और अपने चाचाओं तथा भाइयों का बदला ले सके। नायक संकल्प लेता है कि ये घृणा का ऋण वो अवश्य चुकाएगा। वो सोचता है कि उसकी बड़ी बहन थोड़ी सख्त है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन लिंगलोंग बताती है कि उसने महान वैद्य संत चिकित्सक लेलई कियान्यू से संपर्क कर लिया है। ये सुनकर दादा आशावान हो जाते हैं कि शायद उनका पोता सच में ठीक हो जाए। नायक नोटिस करता है कि दादा के शरीर के भीतर गंभीर चोटें हैं और उन्हें तुरंत इलाज चाहिए। उनका ध्यान खींचने के लिए वो उत्साहित होने का नाटक करता है और कहता है कि वो भी इलाज करवाना चाहता है। ये कि उसे गले लगाकर कहती है कि डॉक्टर उसे पूरी तरह ठीक कर देगा और वो आराम से एक स्वस्थ भविष्य जी सकेगा। लिंगलोंग उसे संभालती है जिससे यिक्षु थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। फिर लिंगलोंग फैसला करती है कि योजना आगे बढ़ेगी और यिक्षु 1 महीने तक यान का साथ देगी। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, दादा उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बहन कहती है कि वे परिवार हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। दादा लड़के को हल्का सा धक्का देकर कहते हैं कि उसे लड़की का सम्मान करना होगा, वरना वो उसे माफ नहीं करेंगे। यान सोचता है कि उसकी सातों बहनिन लॉ अब उसकी पत्नियां हैं और वो उन्हें खूब प्यार देगा, लेकिन अभी उसे कुछ समय तक उनके दिलों को ठेस पहुंचानी पड़ेगी। तभी यिक्षु बताती है कि शातयान लोंग द्वारा आयोजित एक व्यावसायिक समारोह है और ये उसके बाहर निकलने का अच्छा अवसर होगा। ये नाम सुनते ही नायक को 5 साल पुरानी कार दुर्घटना याद आती है। वो दर्द में जमीन पर पड़ा था और बेहोश होने से पहले उसने एक चेहरे पर निशान वाले आदमी को देखा था। फिर याद आता है कि वही आदमी जाओ तियान लोंग के पास अंतिम संस्कार में भी मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि दुर्घटना जाओ परिवार से जुड़ी थी और उसकी प्रतिशोध यात्रा वहीं से शुरू होगी। दृश्य श्वान परिवार में बदलता है, जहां उसकी पूर्व मंगेतर रहती है। उसकी तैयारी ना करने पर उसका चाचा नाराज होता है। लड़की रोते हुए कहती है कि वो पार्टी में जाने के मूड में नहीं है। चाचा गुस्से में पूछते हैं कि क्या वो अभी भी ई-फैन के बारे में सोच रही है, जबकि उसका परिवार अब बर्बाद हो चुका है। थक हार कर लड़की तैयार होने के लिए मान जाती है, लेकिन अकेले में वो घुटनों के बल बैठकर रोती है और नायक को याद करती है। उधर नायक की बहन इन लॉ उससे कहती है कि वो अपनी शर्ट उतार दे। वो उसकी फिट बॉडी देखकर प्रभावित होती है, जबकि उसने लंबे समय से अभ्यास भी नहीं किया। नायक मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो छूना चाहती है, पर वो शर्माकर मना कर देती है। वो उसे एक सूट देती है जो समारोह के लिए औपचारिक पोशाक है। वो कहती है कि अब वो उसे बहनिन लॉ नहीं कह सकता। वो खुश होकर इससे मान लेता है और बच्चे की तरह नाटक करने लगता है। लड़की सोचती है कि उसके मंगेतर ने उसे सबसे मुश्किल समय में छोड़ दिया था, इसलिए वो उसे सारा स्नेह देना चाहती है और दोबारा कभी उसे दुखी नहीं होने देगी। गर्मजोशी से उसे गले लगाकर वो कहती है कि अब वो उसकी एकमात्र पत्नी है। नायक उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसकी पत्नी यिक्षु सबसे अच्छी है। लेकिन तभी अचानक लड़की को अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है। उसके शरीर से तेज पसीना निकलने लगता है और सोने के जैसी ऊर्जा की लहरें नायक के भीतर समाने लगती हैं। नायक समझ जाता है कि उसकी विशेष शक्ति अभी भी उसके भीतर मौजूद है। यही रहस्यमयी ज्वाला थी
जिसकी मदद से वो मात्र 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। सीधे संपर्क के बिना भी वो आग उसकी साधना को अनगिनत गुना तेज कर देती है, जो काफी सुविधाजनक है, क्योंकि अब उस खुशनसीब लड़के की 7 पत्नियां हैं। अचानक एक नौकरानी उस लड़की को आवाज देती है और कहती है कि परिवार के मुखिया उसे बुला रहे हैं। घबराहट में वो नायक को जोर से दूर धकेल देती है। वो बताती है कि मुखिया और दूसरे स्वामी दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे तुरंत आने को कहा है। सुयक्षु सोचती है कि क्या उसके परिवार वाले उसका न्याय करने वाले हैं। पुरुष भी असहज दिखता है, लेकिन वो लड़की आत्मविश्वास से कहती है कि जो भी होगा वो सामना करने के लिए तैयार है। हमारा नायक, जिसे लगता है कि सुपरिवार उसे दोषी ठहराने वाला है, ये देखने के लिए उनके पीछे चला जाता है। जब वो पहुंचती है तो वहां एक मेज पर बैठे कई पुरुष उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गई है। सुयक्षु शांत होकर मेज के शीर्ष स्थान पर बैठ जाती है। तभी दूसरे स्वामी सुमिंघा उस पर चिल्लाते हैं कि उसने एक मूर्ख से शादी करके पूरे परिवार को डुबो दिया है। लड़की जवाब देती है कि उसके अपने प्लान हैं, लेकिन उसका भाई उस पर परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाता है। छिपकर ये सब देख रहा नायक समझ जाता है कि उसकी वजह से उसकी पत्नी को झूठे इल्जाम झेलने पड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग क्रोधित होकर चिल्लाता है कि वो घमंडी हो गई है और उसे तुरंत कबीले से निकाल देना चाहिए। मेज पर बैठे लगभग सभी पुरुष उससे सहमत होकर उसे परिवार से बेदखल करने का प्रस्ताव रखते हैं। तभी दूसरा स्वामी अपने बड़े भाई पर चिल्लाता है कि वो अपनी बेटी को काबू में रखे, लेकिन परिवार का मुखिया उसे बीच में ही रोक देता है। उसी समय सुपरिवार के मुखिया सु होंगहाई घोषणा करते हैं कि वो अपनी बेटी के फैसले का समर्थन करते हैं और इसके लिए वे बेहद गर्वित हैं। लड़की आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखती है। उसके पिता सबको याद दिलाते हैं कि 30 साल पहले यही परिवार ने उन्हें दिवालिया होने से बचाया था। वे कहते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है और जिसे आपत्ति हो वो तुरंत परिवार छोड़ सकता है। अचानक सभी सदस्यों के मोबाइल फोन एक साथ बजने लगते हैं। कोई कहता है कि एक सप्लायर ने काम करने से इनकार कर दिया है, दूसरे भी इसी तरह की बुरी खबरें सुनाते हैं। परिवार का मुखिया समझ जाता है कि ये सब उन्हें सबक सिखाने के लिए हो रहा है। दूसरा स्वामी शिकायत करता है कि ये भावुक होने का समय नहीं है, उनकी शिया परिवार के साथ साझेदारी भी खतरे में पड़ सकती है। लड़की का पिता दुविधा में है, कृतज्ञता का कर्ज चुकाएं या परिवार को बचाएं। तभी लड़की का चाचा उस पर सब कुछ बिगाड़ने का आरोप लगाता है, कहता है कि सुपरिवार उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। लड़की जवाब देती है कि शिया परिवार भोज में मौजूद होगा और वो खुद ये साझेदारी सुनिश्चित करेगी। सुयक्षु दृढ़ आवाज में कहती है कि वो एक साथ नीति और लाभ दोनों बचाएगी। वो सबको चुनौती देती है, जो उसके फैसले पर भरोसा नहीं करता वो अभी अपनी शहर बेचकर जा सकता है। वो स्पष्ट कर देती है कि जो जाना चाहे उसे रोकने वाली वो नहीं है। छिपे हुए नायक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसे अपनी पत्नी पर गर्व है। भोज में पहुंचकर हमारा नायक सोचता है कि शिया परिवार का कौन सा सदस्य उसे मदद करने आएगा। तभी कुछ युवक दिखाई देते हैं। उनमें से एक उसे मूर्ख कहकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नायक उसे पहचान जाता है, वो है जियाओ त्यानलोंग, जो परेशानी खड़ी करने आया है। जियाओ अपने पेय में थूकता है और अपनी सिगरेट बुझाकर उसी गिलास में डाल देता है। उसके गुंडे भी गंदे गंदे सामान गिलास में फेंकने लगते हैं। फिर वो वेलकम ड्रिंक नायक को पेश करता है। उसके आदमी उसे घेर कर कहते हैं कि भाई लौंग का धन्यवाद करने के लिए उसे ये पीना चाहिए। नायक गिलास लेता है और दिखावा करता है कि वो उनके खास ड्रिंक से प्रभावित हो गया है। ये देखकर जिया और उसके गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि वो पूरी तरह बेवकूफ़ बन गया है। तभी नायक एक सफाई करने वाली महिला को रोकता है और कहता है कि इस ड्रिंक में कुछ कमी है। सबके सामने वो उसके पोछे की बाल्टी में भरा गंदा पानी उठाकर गिलास में डाल देता है। जिया और उसके आदमी ये दृश्य रिकॉर्ड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूर्व प्रतिभा अब गंदा पानी पीकर और भी बेइज्जत होगा। लेकिन अचानक नायक बिजली की तेजी से जियाओ की नकबंद पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छी चीजें बांटकर पीनी चाहिए, और वो समूचा मिश्रण जबरदस्ती उसके मुंह में उंडेल देता है। प्लेबॉय बुरी तरह उबकाई लेकर उल्टी कर देता है। उसके गुंडे घिन से पीछे हट जाते हैं। जियाओ तड़पकर चिल्लाता है कि वो नायक को बर्बाद कर देगा, लेकिन येफान मासूम सा अभिनय करते हुए पूछता है, पीना अच्छा नहीं लगा? मेरी पत्नी मुझे शराब पीने नहीं देती, इसलिए मैंने बस आपकी मेहमान नवाजी लौटा दी। हमारा नायक सोचता है कि ऐसे छोटे मोटे गुंडों से निपटना तो अब उसके लिए खेल है। पिछले 5 साल में उसने काफी कुछ सीखा है। जियाओ अपने गुंडों को आदेश देता है कि वो उसे पीट दें। उसी क्षण जब गुंडे नायक पर टूट पड़ने ही वाले थे, अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, रोको सबके सब। अगले ही पल वोंग फुगवई तूफान की तरह अंदर घुसता है, जोर से चिल्लाते हुए कि कौन बदमाश उसके दोस्त फान पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा है। गुंडे कुछ समझ पाते उससे पहले ही फुगवई उनकी गर्दनें पकड़ लेता है और दोनों के सिर टकराकर धड़ाम से गिरा देता है।
गुलाबी सूट पहने प्लेबॉय की आंखें फटी रह जाती हैं। वह कांपती उंगली उठाकर हकलाते हुए पूछता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ। नवागंतुक छाती चौड़ी करके कहता है, नाम है वोंग फुगुई, ये इरफान का सबसे पक्का दोस्त। अब से इसके पीछे मेरी नजर है। यहीन को अपना बचपन याद आता है, कैसे फुगुई हमेशा उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के बावजूद उसके साथ खड़ा रहा करता था। वह सोचता है कि एक दिन वह जरूर इस वफादारी का कर्ज चुकाएगा। विलेन आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उन्हें पता है कि फुगुई शहर के टॉप फाइटर्स में से एक है और बेहमत से पंगा लेना मौत को बुलाना है। दो गुंडे बेहोश होकर जमीन पर फंसे पड़े देखकर प्लेबॉय और उसका सुनहरे बालों वाला साथी तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। भागते हुए वो मन ही मन गुस्से से तिलमिलाता है। फुगुई हमेशा इस बेवकूफ को नहीं बचा पाएगा, मैं उसकी बीवी तो चुरा कर ही रहूंगा। खतरा टलते ही फुगुई मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे दावत में हुई सारी ड्रामा की खबर पहले ही मिल चुकी है। वो फान को जोरदार भालू झप्पी में खींच लेता है और मजाक उड़ाता है, साथ साथ खूबसूरत बीवियां, कोई भी मर्द खुशी के मारे पागल हो जाए। बेचारा फान लगभग दम घुटने से बेहाल हो जाता है और मन ही मन बड़बड़ाता है कि वो ऐसा कोई अय्याश नहीं है, पर फुगुई उसकी बात अनसुनी करते हुए हंसता रहता है। यही तो तू है, मान ले। अचानक फुगुई की नजर बदल जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। वह फान के करीब झुककर उसकी पोशाक को सूंघने लगता है। संदेह भरी आवाज में पूछता है, तेरी आभा बदली बदली लग रही है, कहीं तू ठीक तो नहीं हो गया? क्या चल रहा है? फान मन ही मन सोचता है, ये आदमी तो हद से ज्यादा तेज है, और तुरंत मूर्खतापूर्ण मासूम चेहरा बनाकर अनजान बनने लगता है। उसी वक्त दोनों का ध्यान किसी और जाता है। उनके खूबसूरत पत्नी आगे बढ़ती हुई नाराजगी से कहती है, अरे तुम अचानक गायब कहाँ हो गए थे? मैं तो मेकअप ठीक कर रही थी, ठीक हो ना? फुगुई तुरंत सम्मान से झुक जाता है और गंभीर स्वर में कहता है, भाभी, जब तक आप मौजूद हैं मैं जान देकर भी भाई फान की रक्षा करूंगा। लड़की मुस्कुराती है, राहत महसूस करते हुए, अच्छा है, मेरे पति को इतना भरोसेमंद साथी मिला, धन्यवाद। जल्द ही सभी की नजरें मंच की ओर मुड़ती हैं, जहां उद्घोषक भव्य अंदाज में शिया ग्रुप की ताकतवर अध्यक्ष मिसेस शिया के आगमन की घोषणा करता है। नीली ड्रेस पहनी हुई प्रस्तुतकर्ता उत्साहित होकर माइक संभालती है और सम्मानित अतिथि के स्वागत में जोरदार तालियों की मांग करती है। स्यूयू समझाती है कि उसे तुरंत शिया परिवार के साथ साझेदारी पर बातचीत करनी है, इसलिए वो फिलहाल अपने पति को उसके दानव जैसे विशालकाय दोस्त की देखभाल में छोड़कर चली जाती है। अध्यक्ष मंच पर आते हैं, चेहरे पर सौम्य मुस्कान, हाथ हिलाते हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी भर से ही आलीशान हॉल में सम्मान का माहौल बन जाता है। तालियां बजाते हुए गुलाबी सूट वाला प्रतिद्वंदी तिरछा मुस्कुराता है। मनी मन सोचता है कि एक बार सौदा पक्का होते ही हीरो की पत्नी खुद उसके पैरों में गिरने आएगी। स्टेज पर मौजूद महिला अवसर का फायदा उठाती है और पूछती है कि क्या उनकी मौजूदगी का मतलब है कि शिया परिवार के साथ साझेदारी पक्की हो चुकी है। अध्यक्ष बेहद शालीनता से जवाब देते हैं कि बाजार बहुत विशाल है और हमारी कंपनी स्थानीय बड़े समूहों से किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करती है। यह अस्पष्ट उत्तर सुनकर खलनायक हक्का बक्का रह जाता है। उसे तो पक्का भरोसा था कि सौदा उसी के हाथ में है। उधर स्यूयू उत्साहित होकर अपने पति का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उनके परिवार की भी अब उम्मीद बची है। लेकिन यान मंच पर खड़े उस आदमी को घूरता रह जाता है। उसे लगता है कि वो अध्यक्ष कहीं ना कहीं उसे पहले भी देख चुका है। अचानक शिया अध्यक्ष की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। उन्हें सामने खड़ा वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसने कभी उनकी जान बचाई थी। हॉल में माहौल तन जाता है। सबकी नजरें अचंभे से देखती हैं कि वो बड़ा अधिकारी मंच से नीचे उतरकर तेजी से हमारे हीरो की ओर बढ़ रहा है। वो किसी की परवाह नहीं करता। उसके कदम तभी रुकते हैं जब वो यान के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। सबको चौंकाते हुए अध्यक्ष यान का हाथ थामते हैं और कृतज्ञता से कहते हैं कि आखिरकार उन्हें वो दिव्य डॉक्टर मिल ही गया जिसने उनकी जान बचाई थी। जियाओ परिवार का प्लेबॉय ये देखकर आग बबूला हो उठता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति एक मूर्ख जैसे दिखने वाले इंसान की ओर ध्यान क्यों दे रहा है। ईर्ष्या के मारे वो बीच में कूद पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि अध्यक्ष गलती कर रहे हैं, क्योंकि यान तो आधा पागल है। वो आगे झुककर फुसफुसाता है कि मिस शिया को वाई परिवार से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कंगाल हैं और समस्याओं में डूबे हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष शिया को इन बकवास बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। वो गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाते हैं कि उन्होंने किसी को गलत नहीं पहचाना। फिर वो यान की ओर मुड़ते हैं और बताते हैं कि 5 साल पहले जब वो मौत के करीब थे तब ये युवा डॉक्टर ही था जिसने उनकी जान बचाई थी। शिवयू बीच में बताती है कि उसी समय यान का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। अध्यक्ष तुरंत बात समझ जाते हैं। यान ने उन्हें बचाया और उसी के तुरंत बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब यह है कि उन पर यान का कर्ज और भी बड़ा है।
कर्ज चुकाने के दृढ़ निश्चय के साथ वो खलनायक को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए शिवयू से पूछते हैं कि क्या वो उनकी कंपनी के साथ एक विशेष साझेदारी स्वीकार करेंगी। गुलाबी सूट वाला प्रतिद्वंदी घबरा जाता है। वो चेतावनी देता है कि सू परिवार ब्लैकलिस्टेड है और इससे शिया ग्रुप की बदनामी हो सकती है। अध्यक्ष का सब्र टूट जाता है। वो ऊंची आवाज में कहते हैं कि अगर यान ना होता तो आज वो जिंदा भी ना होते, तो उन्हें किसी की धमकियों से बिल्कुल डर नहीं, और सबके सामने घोषणा करते हैं, आज से सू परिवार हमारी कंपनी का एकमात्र आधिकारिक साझेदार होगा और जो भी इनके खिलाफ जाएगा वो सीधे हमारा दुश्मन समझा जाएगा। अध्यक्ष अपना वादा निभाते हैं और उत्साह से कांपती हुई येक्सू का हाथ थामकर सौदा पक्का करते हैं। येक्सू भावुक होकर धन्यवाद देती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। हॉल में मौजूद मेहमान तुरंत पाला बदल लेते हैं। अब सब शिवयू की दूरदर्शिता की तारीफ करने लगते हैं और याद करने लगते हैं कि वाई परिवार अभी भी शहर में काफी प्रभावशाली है। गुलाबी सूट वाला प्लेबॉय गुस्से से फुफकार रहा था, सोच रहा था कि आखिर वो बेवकूफ हर बार उसकी परफेक्ट योजनाएं कैसे बिगाड़ देता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट ने युवती की ओर आंख मार के कहा कि उसे उनका नहीं बल्कि अपने पति का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि असली वजह वही है। यायान तुरंत अपना नादान बनने वाला चेहरा लगा लेता है, जैसे उसे कुछ समझ ही न आया हो। उसकी पत्नी उसकी ओर देखती है, चेहरा लाल हो जाता है और उसे समझ आता है कि वास्तव में उसके पति ने ही उसे बचाया है। अचानक भावुक होकर वो उसके गले लग जाती है और प्यार से धन्यवाद कहती है। यायान संतुष्टि से मुस्कुराता है। उसे लगता है कि ये नाटक और ये सारी बेइज्जतियां उसकी पत्नी को सुरक्षित देखने के लिए बिल्कुल सही थीं। कुछ ही पलों बाद वो उसे छोड़कर प्रेसिडेंट की गर्दन पर कूद पड़ता है और बच्चे की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि कुंगल अंकल अच्छे आदमी हैं। पर गले लगते लगते बूढ़ा आदमी उसके कान में तनाव भरी आवाज में फुसफुसाता है कि उसने जितना हो सकता था उतना किया, लेकिन पर्दे के पीछे बैठे लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसके पास नहीं है। एक पल के लिए यायान का मास्क उतर जाता है। तेज खतरनाक नज़र के साथ वो कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया और उसे कोई इंसाफी नहीं सहनी पड़ेगी। ये सुन के प्रेसिडेंट सन्न रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये दिव्य चिकित्सक असल में बिल्कुल बेवकूफ नहीं बल्कि शुरू से ही सब कुछ नाटक कर रहा था। तभी यायान जोर से फिर बच्चे की तरह उसे गले लगाता है और ऊंची आवाज में कहता है कि अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे झप्पी चाहिए। लेकिन उसी दौरान वो उसके कान में गहरी आवाज में फुसफुसाता है कि उसे फंसाया गया था और इसीलिए उसे मजबूरी में ये मूर्ख वाला नाटक जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। मिसेस शियाओ ये सब देख के दंग रह जाती है। 20 साल का ये लड़का असल में एक अद्भुत रणनीतिकार है। वही तय कर लेती है कि भविष्य में वो उससे अवश्य गठबंधन करेगी। प्रेसिडेंट भी चुपके से युवा मास्टर को वादा करता है कि वो उसकी हर योजना में पूरा साथ देगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उधर गुलाबी सूट वाला लड़का घबरा जाता है और चिल्ला के पूछता है कि आखिर शियाओ परिवार के साथ समझौते का क्या हुआ। उसे तो पूरा यकीन था कि ये डील पक्की है। यायान तुरंत अपने किरदार में लौट आता है और अपनी पत्नी के पीछे छिपके चिल्लाता है, बुरे आदमी, ये मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहता है। प्रेसिडेंट तुरंत संकेत समझ जाता है, ये उसका वफादार साथी बनने की पहली परीक्षा है। बिना एक सेकंड सोचे वो तेज झन्नाटेदार थप्पड़ प्लेबॉय के गाल पे जड़ देता है। फिर टाई ठीक करते हुए ठंडे स्वर में पूछता है कि मैंने कब तुम्हें किसी बात की हाँ कही थी, बेकार इंसान। शियाओ परिवार का वारिस चौंक के अपने गाल को पकड़ता है और रोते हुए कहता है कि उसे सबके सामने बेवजह क्यों मारा गया। प्रेसिडेंट गुस्से से घूरकर कहता है कि किसी और की पत्नी पर बुरी नजर डालने के लिए उसे यही सबक सिखाना चाहिए। उसी वक्त वो सिक्योरिटी को बुलाता है और आदेश देता है कि इस प्लेबॉय को बाहर फेंक दो, बोलते हुए कि ये नशे में है और मेहमानों के साथ बदतमीजी कर रहा है। विलन चीखता चिल्लाता घसीटा जाता है, कहता हुआ कि उसने तो एक बूंद भी नहीं पी, लेकिन कोई सुनता नहीं। कचरा बाहर निकालने के बाद प्रेसिडेंट उस जोड़े को शांत जगह चलने का निमंत्रण देता है ताकि वो आराम से समझौते की बात कर सकें। बाहर अपमानित प्लेबॉय को उसके गुंडे सहारा देते हुए खड़ा रखते हैं। वो गुस्से से कांप रहा है। सड़क पर कचरे की तरह फेंके जाने का अपमान वो भूलेगा नहीं। अपने चेहरे को झटके से पोंछते हुए वो गुर्राता है कि ये सब के लिए सिर्फ यही बेवकूफ, ये फान जिम्मेदार है और वो इस अपमान की भारी कीमत चुकाएगा। तभी उसका सुनहरा बालों वाला दोस्त दुष्ट मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या गुंडे अपनी जगह तैयार हैं। विलन पागलों भरी नजर से पुष्टि करता है कि जाल बिछ गया है और आज रात वो कमीना अपने घर तक कभी नहीं पहुंचेगा। उधर शहर की सूनी सड़कों पर लाल कार हवा की तरह सरक रही है और अंदर बैठे युगल को आगामी खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं। कार में एक अजीब सी शांत खामोशी छाई है। युशी गाड़ी चला रही है, पर उसकी नजरें बार बार अपने पति के चेहरे पर टिक जाती हैं। रात की रोशनी में नहाया हुआ उसका चेहरा उसे अचानक बेहद आकर्षक लगने लगता है। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है, दिल तेजी से धड़कता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने पति पर पूरी तरह फिदा हो चुकी है।
यायान शांत, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरी आभा के साथ बैठा है, बिल्कुल अनजान कि उसे ऐसे निहारा जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो उसकी ओर मुड़ता है और माहौल तोड़ते हुए उसकी जांघ पर हाथ रख के सीधे पूछता है, तो मेरी बीवी को क्या लग रहा है कि मैं बहुत हैंडसम हूं? वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज में हकलाहट साफ सुनाई देती है। हमारा हीरो हल्का सा मुस्कुराता है और चुटकी लेते हुए कहता है, अगर तुम्हें जो दिख रहा है पसंद आ रहा है तो मैं तुम्हें आईफिल टी भी दे सकता हूं। उस मजाक के साथ ही लड़की की कल्पनाएं उफान मार देती हैं। उसके मन में एक तेज अनियंत्रित ख्याल दौड़ जाता है, जैसे उसे अपने भोले भाले पति के साथ अभी इसी पल परिवार बसाने की जरूरत हो। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ कस जाती है। वो अंदर ही अंदर शर्म से जल रही हैं, ये सोचकर कि अगर उसे अपने मासूम पति को बच्चा बनाने की प्रक्रिया तक समझानी पड़ी तो वो तो सच में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। उसकी घबराहट छिपती नहीं। यायान धीरे से उसका पैर छूता है और उसे महसूस होता है एक गर्म आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में फैलने लगती है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? उस स्पर्श का असर तुरंत होता है। यीकू एक हल्की सी सांस रोक नहीं पाती। उसके शरीर में गर्माहट और सिहरन की एक तेज लहर दौड़ जाती है। कार हल्का सा झटका खाती है। वो पल की तीव्रता में खुद को संभाल नहीं पाती। यायान समझ जाता है कि कुछ अलग हो रहा है। जब भी वो उसके पास आता है, उसके भीतर कोई अद्भुत गर्म ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है। शायद उसकी खोई हुई शक्तियों की कुंजी उसी के साथ शारीरिक संपर्क है। लेकिन येको को उससे मतलब नहीं। उसके मन में बस एक ही बात है कि उसने सच में किस्मत का जैकपॉट मार लिया है। उसका खूबसूरत पति अब पूरी तरह उसका है। वो उसे कसकर पकड़ती हैं और फुसफुसाती हैं कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें परिवार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इस प्यार भरे पल की गर्मी तभी टूटती है। यायान की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक उभरती है। उसे खतरे की गंध आती है। वो एक मासूम सा बहाना बनाते हुए कहता है, रुको, मुझे झाड़ियों में छोटा सा काम निपटाना है। कार जरा रोको। अब भी आधी बेहोशी और आधी फैंटेसी में डूबी यीकू मान जाती है। यायान कार से उतरता है, भोली मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है, लेकिन उसके भीतर सतर्कता तलवार की धार की तरह तेज हो चुकी है। दूर अंधेरे में छिपा खलनायक सब देख रहा है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो आदमी जिसे वो मूर्ख मानता था, खुद ही कार से दूर निकल आया है। उसकी आंखों में दुष्ट चमक जागती है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है, उसका पीछा करो और जंगल की छाया में उसे खत्म कर दो, कोई निशान नहीं बचे। चांदनी रात में एक गिरोह अपने हाथों में टॉर्च लिए अंधेरे जंगल में किसी को ढूंढ रहा था। उनके नेता की आवाज गुस्से से कांप रही थी। लीडर चिल्लाते हुए, कम वक्त वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई? उसी वक्त उसे पास ही खड़ा एक सूट पहने लड़का दिखाई देता है। वो झटके से उसके कंधे पर हाथ रखता है। लीडर खतरनाक लहजे में, अब नहीं भाग पाओगे। लेकिन जैसे ही वो झाइयों वाला नौजवान मुड़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। लीडर निराश होकर, गलत आदमी, झुंझलाकर, तूने किसी को देखा हमारे जैसा कपड़ा पहने हुए? युवा शांति से आगे की ओर इशारा करता है और झूठ बोलता है। नौजवान, हाँ, वो वहां चट्टानों के पीछे भागी। बिना कुछ सोचे समझे पूरा गिरोह उसकी बताई दिशा में दौड़ पड़ता है। चलते हुए नेता बड़बड़ाता है गुस्से में, पकड़ लिया ना तो वो लड़की पछताएगी। उनके जाते ही लड़के के चेहरे पर एक ठंडी, गहरी और डरावनी मुस्कान फैल जाती है। नरेशन, लियोन ने बर्फ जैसी आंखों से उन्हें देखा, मूर्खों को जो उसकी झूठी दिशा पर दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद अचानक नेता रुक जाता है। दिल में एक बुरा एहसास उठता है। लीडर धीमे कांपते सुर में, हम फंस गए हैं। उसी पल उसके पीछे से एक आवाज आती है। लियोन धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में, ये कोई चाल नहीं थी, उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था। नेता धीरे धीरे मुड़ता है, पसीना ठंडा पड़ चुका है। लीडर, कौन सा संदेश? लियोन की आंखों में हत्या की आग जल उठती है। लियोन, उसने कहा था, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। नेता का चेहरा डर से नीला पड़ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लियोन गायब हो जाता है और एक बल में उसके 3 गुंडे जमीन पर गिर चुके होते हैं। नेता पीछे हटता है, सांसें तेज होती जा रही हैं। लीडर घबराकर, तू आखिर है कौन? लियोन हल्के से रुकता है, मुस्कुराता है, तुम इतने बेवकूफ हो, पहचान तक नहीं पाए? धीरे धीरे वो अपने चेहरे की नकली त्वचा पकड़ के खींचता है और भेस उतरते ही असली चेहरा सामने आ जाता है।
जैसे ही नेता उस चेहरे को पहचानता है वो ठिठक जाता है। लीडर कांपती हुई आवाज में, ये फान? उसकी आंखों में डर, पछतावा और तबाही साफ झलक रही थी। अब उसे समझ आ चुका था, वो गलत इंसान से उलझ गया था। सरगना की आवाज कांप रही थी, पर सच का एहसास जैसे उसके खोपड़ी पर हथौड़े की तरह गिरा। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स का उस्ताद है। उसकी गर्दन पीछे धंस गई, उसकी किस्मत लगभग तय हो गई। लियोन के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे अपमानित नहीं किया, तुम्हारे पाप उससे कहीं गहरे हैं। फिर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसकी आंख के ऊपर पुराना लंबा सा निशान था। उसने इशारा किया, मैंने तुम्हें देखा है, उसी हादसे वाली जगह पर। वो गुंडा तुरंत घुटनों पर गिर गया, रोते हुए चीखने लगा, मैं दोषी नहीं, सब कुछ उस नौजवान मालिक के कहने पर हुआ था, मैंने सिर्फ आदेश माने। लियोन ने उसकी दया की गुहार को अनसुना कर दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पर ऊर्जा का भयंकर तूफान इकट्ठा होने लगा। पल भर में उसकी हथेली जलती आग से दहक उठी। गुंडा चीख भी नहीं पाया। जब आग का प्रहार उसे छूता ही वो आंख में बदल गया। ये दृश्य देखकर सरगना की आंखें फटी रह गईं, उसका शरीर कांपने लगा और डर के मारे वो जमीन पर गिरते ही खुद को गंदा कर बैठा। लियोन शांत स्वर में बोला, मेरी जीवन ऊर्जा की प्रकृति भस्म करने वाली अग्नि है। ये शक्ति मेरे शरीर में जल रही रहस्यमयी ज्वाला से आती है। अब दहशत में डूबा सरगना रिरियाने लगा, मुझे मत मारो, ये सब मेरे बस में नहीं था, राजधानी के ल्यू परिवार के आदेश थे। उस नाम को सुनते ही लियोन के चेहरे पर स्तब्धता की लहर दौड़ गई। ल्यू परिवार, जो कभी उनके दादा के प्रति वफादार हुआ करता था। उसके मन में बूढ़े नेता एल्डर ल्यू की छवि उभर आई। उन्होंने धोखा दिया। सरगना जल्दी जल्दी बोलता गया, और आदेश भी उनसे नहीं, किसी और बड़े आदमी से आया था, शांग जिंग से। अब लियोन का धैर्य टूट गया था। उसने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। नाम बताओ। सरगना हाफते हुए बोला, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आदेशों का पालन करता हूं। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने चिल्लाया, कसम है, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लियोन में ठंडी हंसी हंसी, क्या सच में तुम राज संभाल सकते हो? सरगना आशा में सिर हिलाने ही वाला था कि उसी वक्त ऊर्जा की तेज चमक ने उसके शरीर को घेर लिया। पल भर में वो भी सिर्फ आंख बन चुका था। राख नीचे गिरती रही और लियोन बर्फ जैसी आवाज में बोला, अफसोस, लेकिन मैं जिंदा लोगों पर भरोसा नहीं करता। अब सच साफ था, अब दुश्मन भी। वो तय कर चुका था कि अब उन सभी प्रतिद्वंद्वी परिवारों को एक एक करके मिटा देगा। रात के समय दृश्य लौटता है। हमारा नायक देखता है कि उसकी पत्नी अंधेरे जंगल में घबराहट में उसे ढूंढती हुई भागती चली आ रही है। वू का चेहरा डर से सफेद पड़ा है। वो बुरी तरह उसे पुकार रही है, क्योंकि वो आमतौर पर ऐसे खतरनाक स्थानों में कभी कदम तक नहीं रखती। यान दूर खड़ा ये सब देखता है और उसके दिल में एक नरम सी लहर उठती है। उसकी लड़की, जो अंधेरे और चूहों से जानलेवा डरती है, फिर भी उसकी चिंता में अपनी सारी डर फोबिया भुलाकर यहां तक चली आई थी। छाया से बाहर निकलकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और शांत आवाज में कहता है कि सब ठीक है, वो अपना काम पहले ही निपटा चुका है। उसकी पत्नी भारी सांस छोड़ती है, राहत महसूस करती है कि उसका पति सकुशल है, लेकिन तुरंत चिंतित होकर पूछती है कि उसे इतना समय क्यों लग गया। माहौल की गंभीरता तोड़ने के लिए यान जमीन की तरफ इशारा करके अचानक चिल्लाता है, सावधान, तुम्हारे पैरों के पास एक विशाल चूहा है। लड़की चीखते हुए उछलकर सीधे उसके बाहों में समा जाती है। डरी सहमी वो कांपते हुए पूछती है, कितना बड़ा चूहा आखिर गया कहाँ? चालाक यान मौके का फायदा उठाकर उसे कसकर थाम लेता है और कहता है कि वो चूहा तो भाग गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ देता है, वैसे तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रही हो। ये सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा गहरा लाल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पति ने उसे डराकर सिर्फ इसलिए बहाना बनाया था ताकि वो उसे अपनी बाहों में भर सके। यान उसे एक झटके में ब्राइडल स्टाइल उठा लेता है और कहता है, चलो मैं मेरी रानी को कार तक सुरक्षित लेकर चलता हूं। दोनों प्यार में डूबे हुए जंगल से निकलने लगते हैं। दृश्य कट होता है। कुछ जासूस दूर कार में छिपे हुए सब देख रहे थे। वे हकबक्का रह जाते हैं कि नायक बिल्कुल सुरक्षित कैसे लौट आया और युवा मास्टर जाओ कहाँ गायब हो गया। घबराए हुए वे भागते हैं और चिल्लाते हुए अपने मालिक को पुकारते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खाली जमीन मिलती है, न कोई लाश, न कोई निशान। ये खबर बिजली की तरह जियाओ परिवार की हवेली तक पहुंचती है, जहां अचानक हड़कंप मच जाता है।
कुल के उत्तराधिकारी के गायब होने से सभी में अफरा तफरी है। जियाओ परिवार का मुखिया दहाड़ता है कि दो दो जिंदा लोग हवा में कैसे गायब हो गए। उसके आदमियों के पैर कांपते हैं। वे बताते हैं कि 100 लोगों ने पूरे पार्क और नदी को 8 बार खंगाला, लेकिन कोई सुराग तक नहीं मिला। वे बताते हैं कि एक रहस्यमयी महारथी ने सिर्फ 2 मिनट में सभी को गिरा दिया और दोनों लक्ष्यों को आसानी से उठा ले गया। बूढ़ा दूचैन ठंडे पसीने से परबतर हो जाता है। वो बड़बड़ाता है कि क्या ये परिवार ने किसी विशेषज्ञ को बुलाया है या 5 साल पुराने उन भूतों की वापसी हो गई है। वो गुर्राकर आदेश देता है कि तुरंत फिर से कोच शुरू की जाए और जरा सी भी जानकारी मिले तो तुरंत मुझे बताया जाए। गुस्से में भरा वो गलियारे में चलता है। अपने दाहिने हाथ की गुमशुदगी पर पछताता है और बड़बड़ाता है कि उसे यान को सालों पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो अपने दफ्तर का दरवाज़ा खोलता है, वो वहीं ठिठक जाता है, क्योंकि उसकी कुर्सी पर कोई बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, पूरी शांति से। उसकी उंगली कांपती है, आंखें फैल जाती हैं और वो दहाड़कर पूछता है, तुम कौन हो मेरे ऑफिस में? याय फैन हल्की सी भयावह मुस्कान देता है और कहता है कि वही वो व्यक्ति है जिसे बूढ़े आदमी ने 5 साल पहले खत्म करने की कोशिश की थी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सदमे में जम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हमारा नायक बेवकूफ नहीं था, वो तो बस अब तक जानबूझकर अनजान बना हुआ था। विश्वासघाती घबराकर अपने आदमियों को बुलाने के लिए चीखने ही वाला होता है कि तभी कोई वस्तु तेजी से हवा चीरती हुई उसकी ओर आती है। अगले ही पल एक कलम उसकी हथेली को भेदते हुए उसे दीवार से चिपका देती है। वो दर्द से चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि उसी समय किसी चीज से उसका मुंह ढक दिया जाता है। यायफैन ठंडे स्वर में चेतावनी देता है कि अगर वो सच सच सब बता देगा तो शायद उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो सकती है। उधर गुंडा घबराहट में मुंह से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन डर और दर्द से उसकी सांसें अटक रही होती हैं। हमारा नायक सख्ती से पूछता है कि क्या तियानलोंग को उसी ने मारा था। फिर व्यंग से कहता है कि नए साल पर कोई हत्यारा अपने पास क्यों रखेगा। बूढ़े आदमी के माथे पर पसीना बहने लगता है। वो हकलाते हुए कहता है कि वो लोग सिर्फ ऊपर से आए आदेशों का पालन कर रहे थे, वे दोषी नहीं थे। यायफन उसकी बात बीच में ही काट देता है और पूछता है कि वोंग और ली परिवारों के अलावा और कौन लोग लू परिवार की सेवा करते हैं। डरा हुआ आदमी कबूल करता है कि सिर्फ वही 2 परिवार हैं, लेकिन वो चेतावनी भी देता है कि याई कबीले पर कुछ छिपे हुए महारथी लगातार नजर रखे हुए हैं। यायफेन और पूछताछ करता है कि लू परिवार के पीछे असली बड़ा बॉस कौन है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सिर्फ एक यंग मास्टर जो का नाम जानता है और कहता है कि उनकी शक्ति इतनी खतरनाक है कि वे शहर के गवर्नर तक का फैसला कर सकते हैं। उन्हें हराना असंभव है। हमारा नायक उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी घुट्टी आवाज में कहता है कि उसके पास एक और सुराग है। यायफैन उसे जल्द बताने का आदेश देता है। विश्वासघाती बताता है कि उन्होंने याई परिवार पर हमला सिर्फ ताकत के लिए नहीं किया था, वे खास वस्तु की तलाश में थे। ये सुनकर यायफैन उसका गला और कस देता है और पूछता है कि वो वस्तु आखिर है क्या। लेकिन बूढ़ा आदमी डर से लाल टपकाते हुए कसम खाता है कि उसे उस चीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, वो तो बस एक मोहरा है। यायफैन का धैर्य टूट जाता है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि अगर उसके पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं है तो उसके जीवित रहने का भी कोई कारण नहीं। अगले ही क्षण वो अपनी सुनहरी ऊर्जा छोड़ता है और दुश्मन को वहीं खत्म कर देता है, बिना कोई निशान छोड़े। अगली सुबह शहर इस खबर से दहल जाता है कि श्याओ परिवार को रातों रात कोई पूरी तरह मिटा गया है। एक बुजुर्ग कहता है कि इतना साफ सुथरा काम सिर्फ कोई अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ ही कर सकता है, शायद उस कबीले से बदला लेने आया हो। लैंग फैंग, जो कि गार्ड कप्तान है, हालात का विश्लेषण करते हुए याद करता है कि गियोस परिवार ने ही युवा मालिक की कार दुर्घटना करवाई थी। लेकिन बुजुर्ग साहब को लगता है कि कहानी में और भी कुछ छुपा है, इसलिए वे आदेश देते हैं कि जांच जारी रखो, क्योंकि याय परिवार अब भी असली खतरे में है। दूसरी तरफ स्यू परिवार की हवेली में यानफान पलंग पर लेटा सोच रहा होता है कि झाओ परिवार वाली चाय वाली बात अब तक सबके बीच फैल गई होगी। तभी उसे एक नरम शर्माई हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो येक्शी एक खूबसूरत ड्रेस में खड़ी होती है। वो पूछती है कि क्या वो अच्छी लग रही है। वो सोच चुकी है कि शायद अब समय आ गया है कि वो अपने दिल की बात यान को बता दे। हमारे एमसी यान मुस्कुराकर कह देता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है।
ये सुनकर यक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चेहरा गुलाबी हो जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती है। यान मासूम बनकर पूछता है कि क्या करने वाली हैं, जिससे यक्षी और भी शर्म से भर जाती है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो कहती है कि वो चाहती है कि वे दोनों एक दूसरे के और करीब आएं। यान मजाक करता है कि हम तो पहले ही साथ सो रहे हैं, जिस पर यक्षी और भी लाल हो जाती है और कहती है कि मैं उस तरह की नींद की बात नहीं कर रही हूं। यान पूछता है कि फिर कैसे होता है। यक्षी समझाने में हड़बड़ा जाती है, उसे शब्द ही नहीं मिलते। शर्म में वो उसे हल्की सी चपत लगाती है और कहती है, तुम बहुत परेशान करते हो। उसकी शर्म देखकर यान मुस्कुरा देता है। यक्षी और भी करीब आकर धीमी आवाज में कहती है, सबसे पहले लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं। यान उसके पास खींच आता है। तभी यक्षी उसका चेहरा पकड़कर उसे चुप करा देती है और उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन देती है। वो कहती है, बस मेरे साथ चलो। और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, नरमी, गर्माहट और भावनाओं के साथ। कमरे में हल्की ऊर्जा लहराने लगती है। यान महसूस करता है कि उसके भीतर की शक्ति फिर से बढ़ रही है। वो सोचता है कि यक्षी की शक्ति भी शायद विकसित हो गई है। उधर बाहर पहरेदार ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करके आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है कि मिस यू सच में भाग्यशाली हैं, दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। कमरे में वापस आते ही हमारा लड़का युक्षु को धन्यवाद देता है कि उसने कभी भी याई परिवार का साथ नहीं छोड़ा। तभी यान घोषणा करता है कि आज से वो उसकी औरत है और अब वो उसे हर मुसीबत से बचाएगा। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं सू परिवार की हवेली में। कोई आदमी अपने पिता को ढूंढते हुए अंदर आता है। युवा लड़का पूछता है कि क्या उनके पिता सोचते हैं कि झां परिवार पर हुए हमले के पीछे येन का हाथ है। ये सुनकर बूढ़े आदमी का पारा चढ़ जाता है। वो अपने बेटे को तुरंत चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि याई परिवार उनके उपकारी हैं और वे तो खुश होंगे अगर येन जल्द ठीक हो जाए। लड़का परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर हमारे हीरो को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। वो याई परिवार की संपत्ति के बारे में बकवास करता रहता है, लेकिन उसके पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और चुप रहने को कहते हैं। बूढ़ा बताता है कि उसने पहले ही पता लगा लिया है, हमारे हीरो ने कुछ नहीं किया, बल्कि कोई और वापस आया है जाओ टचिंग से बदला लेने के लिए। ये सुनकर बेटा चौंक जाता है और पूछता है कि ये ग्रैंड मास्टर लेवल का योद्धा आखिर है कौन। बूढ़ा थोड़ी देर सोचता है और उसके दिमाग में उस मास्टर की छवि उभरती है। फिर वो बताता है कि उस आदमी का नाम है फान यी। लड़का कहता है कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि नाम नहीं, उसकी ताकत मायने रखती है। युवा लड़का ठंडा पसीना बहाने रखता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं। फिर बूढ़ा कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द फानी को ढूंढना होगा, क्योंकि उनके पास उससे करवाने के लिए एक बहुत जरूरी काम है। लड़के पर अचानक बिजली गिरती है। उसे समझ आता है कि उसके पिता उस विशेषज्ञों को किराए पर लेकर हमारे एमसी और पूरे याई परिवार को खत्म करवाना चाहते हैं। जोश में भरा बेटा तुरंत आदेश पूरा करने के लिए निकल भागता है, जबकि पिता चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हमारा हीरो और यू पिछली रात के बाद बिस्तर में एक दूसरे में सिमटे हुए हैं। यी को यायान की बाहों में सिर रखे मुस्कुरा रही है, जैसे किसी सपने में खोई हो। लेकिन उनका रोमांटिक माहौल तब टूट जाता है जब एक नौकरानी दरवाजा खटखटाकर बताती है कि उनसे मिलने कोई आया है। चौंक कर हीशी उठ जाती है, लेकिन हमारा लड़का उसे पकड़कर फिर से अपनी ओर खींच लेता है। ईफान को किसी मेहमान की जरा भी परवाह नहीं, उसे तो बस उसके साथ और समय बिताना है। ये की शर्मा जाती है और पूछती है कि इतनी सुबह कौन उनसे मिलने आ सकता है। नौकरानी जवाब देती है कि मिस शुवान यूफेई आई हैं। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। ईर्ष्या से भरी यीशी हमारे एमसी के गाल में तेजी से चुटकी काटती है और वो दर्द से चीख उठता है। वो उसे घूरती है और याद दिलाती है कि उसकी पूर्व मंगेतर बाहर खड़ी है। हमारा हीरो इस मौके को मजाक में बदल देता है और पूछता है कि क्या उसकी वाइफी जल रही है। यीशी तुरंत इनकार कर देती है, इसलिए वो उसे चुनौती देता है कि अगर वो सच में परेशान नहीं है तो उसके साथ नीचे चलकर जुआन यूफे से मिल ले। दोनों तैयार होकर कमरे से हाथ में हाथ डालकर बाहर आते हैं। बाहर उनकी पूर्व मंगेतर खड़ी है और उन्हें देखकर उसका चेहरा बिल्कुल खुश नहीं लगता। जुआन यूफेई उन्हें इतना खूबसूरत जोड़ा देखकर मन ही मन एक टीस महसूस करती है। ये की तुरंत रक्षात्मक हो जाती है और पूछती है कि वो वापस क्यों आई है, क्या वो वेन का मजाक उड़ाने आई है। यूफे पास आकर बताती है कि वो माफी मांगने आई है और जो कुछ भी हुआ वो उसके चाचा की वजह से हुआ था। हमारा एमसी मन में सोचता है कि वो सच में बहुत कमजोर स्वभाव की है और शायद उसे मजबूर किया गया हो। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है और एक युवा आदमी बाहर निकलकर सुवान यूफे को आवाज लगाता है।
ये लियोनियांग ली परिवार का युवा मालिक होता है। वो उसकी तलाश में आया है। वो यूफेई का हाथ पकड़कर उसे मूवी पर चलने को कहता है। यूफेई हैरानी से पूछती है कि उसे किसने बताया कि वो यहाँ है, मन ही मन अपने चाचा पर शक करते हुए। ईफान गुस्से से भर जाता है। वो अभी अभी उसे माफ करने वाला था और लगता है कि वो उसकी दुश्मन ली फैमिली का साथ चुनकर आई है। यिकी कहती है कि वो जरूर बहुत आहत हुआ होगा। वो आगे बढ़कर यूफेई पर आरोप लगाती है कि वो यहाँ सच में माफी मांगने नहीं बल्कि दिखावा करने आई है। यिकी साफ तौर पर कहती है कि अब वो ईफान की औरत है, इसलिए यूफेई उसे परेशान ना करे। इसी पल सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए वो ययान की ओर मुड़ती है और बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के उसके होठों पर जोरदार किस कर देती है, सबके सामने। यूफेई स्तब्ध रह जाती है, समझते हुए कि दोनों का रिश्ता अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच गया है। किस चलता रहता है और उसकी पूर्व मंगेतर कुछ कहने के लायक भी नहीं रह पाती। वो जीत भरी नजर से शुआन यूफे को कहता है कि अगर उसे अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर हमारा एमसी अपनी पत्नी को बाहों में भरकर कहता है कि जब उसने उसे नहीं चाहा था तब से वो बदल गया है। वो उसे चिढ़ाते हुए ये भी कह देता है कि अब उसकी 7 पत्नियां हैं और वे सब उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। शुआन यूफे उसके शब्दों से टूट जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि अगर वो उसके साथ खुश है तो बस वही उसके लिए काफी है। आंखों में आंसू लिए उसकी पूर्व मंगेतर उन्हें खुश रहने की दुआ देते हुए वहां से पूरी तरह टूटकर चली जाती है। वो ल्योंगयांग नाम का आदमी पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो उसके पीछे पुकारता है, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी हुआ क्या है, लेकिन शुआन यूफे उसे गुस्से में धक्का देकर कहती है कि दूर हो जाओ, जिससे उसके हाथों में पकड़ा फूलों का गुच्छा जमीन पर गिर जाता है। शुआन यूफे रोती हुई भागती है और उसका वानबी आशिक उसके पीछे पीछे भागता है, उसे रोकने की कोशिश करता हुआ। हमारा हीरो बस ये सब देखता है और सोचता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक बार हो जाएं तो कभी सुधारी नहीं जा सकती। उधर लू परिवार की हवेली में कोई पूछ रहा है कि क्या वो शिया आदमी पागल हो गया है। परिवार के मुखिया ली रान गुस्से से भरे हुए हैं कि उसने ये परिवार का साथ दिया और सू ग्रुप के साथ सहयोग किया। एक अधीनस्थ समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस पर उसका जीवन ऋण था जिसे चुकाना चाहता था, लेकिन बॉस को कोई परवाह नहीं। वो कहता है कि सबके लिए एक सबक देने के लिए सू परिवार का खात्मा किया जाए। वो आदेश देता है कि वोंग और ली परिवारों के साथ मिलकर सू ग्रुप को नष्ट कर दिया जाए और यिक्शी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी जाए। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वो मन ही मन सोचता है कि इस बार देखेगा कौन है जो ये परिवार का साथ देने की हिम्मत करता है।